और 30 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के इन पन्नों में जो खबरें दर्ज हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हों, नई तकनीक के परीक्षण हों या फिर सामाजिक सूचकांक, वे दरअसल हमारे राष्ट्रीय ढांचे के अलग-अलग मीटर ही हैं। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अलग-अलग दिखने वाले तथ्य आपस में कैसे जुड़े हैं। सही कहा। तो आज का जो हमारा मिशन है, वो इन्हीं बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़कर ये डिकोड करना है कि देश और दुनिया की दिशा वास्तव में क्या है। और इस विश्लेषण में ये देखना सबसे अहम होगा कि नीतियां केवल मतलब कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, राइट। बल्कि वे एक कॉगव्हील की तरह काम करती हैं। एक नीति का घूमना दूसरे क्षेत्र की मशीनरी को कैसे गति देता है, यही आज की चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। तो इसी कड़ी में सबसे पहले अर्थव्यवस्था के कंट्रोल पैनल की ओर चलते हैं। एक बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने 2026 से 2031 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति या कहें इन्फ्लेशन के लक्ष्य को 4% पर बरकरार रखा है। 4%। और इसके समानांतर ही ओईसीडी ने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक अंतरिम रिपोर्ट 2026 जारी की है, जिसका शीर्षक है टेस्टिंग रेजिलियंस, यानी लचीलेपन को परीक्षण। बिल्कुल। तो यहाँ एक सीधा सवाल उठता है, ये 4% का आंकड़ा ही क्यों? मतलब क्या ये किसी तरह की मनोवैज्ञानिक सीमा है या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक व्यवस्था है? अक्सर 4% का ये लक्ष्य मानव शरीर के 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान जैसा लगता है। देखिए, मैं इसे थोड़ा सा अलग तरह से समझाती हूँ। इस तापमान वाली तुलना में एक छोटा सा पेंच है। अच्छा। मानव शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से स्थिर रहता है, लेकिन किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को 4% पर रोके रखना एक बेहद आक्रामक और मतलब सक्रिय प्रक्रिया है। रिजर्व बैंक को काफी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। भारतीय रिजर्व बैंक को हर दिन बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है। 4% का आंकड़ा इसलिए चुना जाता है क्योंकि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था को वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए थोड़ी गर्माहट की जरूरत होती है। राइट। अगर हम पश्चिमी देशों की तरह 2% का लक्ष्य रखें तो बाजार में मांग पूरी तरह ठंडी पड़ जाएगी और रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। एग्जैक्टली। और ओईसीडी की जो टेस्टिंग रेजिलियंस रिपोर्ट है, वो ठीक इसी बात पर जोर देती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के टूटने और भू राजनीतिक तनावों के बीच जो अर्थव्यवस्था इस 4% के गोल्डीलॉक्स जोन को। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। हाँ बिल्कुल। जो इसे बनाए रख पाती है वही वास्तव में लचीली या रेजिलिएंट है। लेकिन लचीलापन केवल मुद्रास्फीति को रोकने से तो नहीं आता, बल्कि वित्तीय सिस्टम की आंतरिक सुरक्षा से भी आता है। सही बात है। तो इसी से जुड़ी जो अगली खबर है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पेमेंट्स विजन 2028 और मास्टर डायरेक्शन यूनिक आइडेंटिफायर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स 2026 से संबंधित हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वित्तीय बाजार में हर संस्था और लेन देन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर अनिवार्य करना महज एक और लाल फीताशाही है? मतलब क्या इससे कंप्लायंस का बोझ नहीं बढ़ेगा? शुरुआत में ये एक अतिरिक्त नियम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है। इसे वित्तीय सिस्टम के एंटीबॉडी के रूप में देखा जाना चाहिए। एंटीबॉडी कैसे? वाला है। अतीत में क्या होता था कि नियामकों को ये पता लगाने में हफ्तों लग जाते थे कि उस संस्थान का पैसा और कहां फंसा है, जिससे पैनिक फैल जाता था। बिल्कुल, जिसे पूरे बाजार में कंटीजन इफेक्ट या कह लें संक्रमण फैलने का डर रहता था। अब एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी अद्वितीय पहचानकर्ता होने से नियामक एक ही क्लिक में पूरे बाजार के एक्सपोजर का नक्शा देख सकते हैं। ये जो पारदर्शिता है ना, ये रातों रात जोखिम को सीमित कर देती है। वाह, इसका मतलब है कि वृहद आर्थिक स्थिरता यानी वो 4% वाला लक्ष्य और माइक्रो लेवल की निगरानी, ये यूनिक आइडेंटिफायर, ये दोनों मिलकर वो विश्वास पैदा कर रहे हैं जिसका असर सीधा वित्तीय बाजारों के विस्तार पर दिख रहा है। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। और शायद यही कारण है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रॉस प्रीमियम कलेक्शन किया है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ,
और सेबी ने लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मतलब म्यूचुअल फंड संचालन के लिए मंजूरी भी दे दी है। ये केवल कंपनियों को मुनाफा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि पूंजी अब भौतिक संपत्तियों जैसे सोना या जमीन उससे निकलकर वित्तीय संपत्तियों में आ रही है। एग्जैक्टली और इसी पूंजी प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापार के स्तर पर भी बाधाओं को हटाया जा रहा है। इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी द्वारा योग्य निर्माता आयातों के लिए शुरू की गई ड्यूटी डेफरेंस स्कीम का आउटरीच कार्यक्रम। अच्छा, तो इस ड्यूटी डेफरमेंट के तंत्र को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। आमतौर पे जब कोई निर्माता कच्चा माल आयात करता है तो उसे बंदरगाह पर तुरंत कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, राइट? बिल्कुल। तो इस योजना के तहत ये ड्यूटी टालने से अर्थव्यवस्था को असल में क्या फायदा हो रहा है? मतलब तुरंत पैसे लेने के बजाय सरकार इंतजार क्यों कर रही है? इसे हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल या कार्यशील पूंजी चक्र के नजरिए से देखना चाहिए। ओके। देखिए, जब कोई निर्माता आयातित माल पर तुरंत टैक्स चुकाता है तो उसकी बहुत बड़ी नकदी जो कैश है वो फंस जाती है। अब वो माल फैक्ट्री में जाएगा, उत्पाद बनेगा, बाजार में बिकेगा और तब जाके वो पैसा वापस आएगा। इस पूरी प्रक्रिया में तो मतलब महीनों लग सकते हैं ना। सही बात है। तो ये जो ड्यूटी डेफरमेंट स्कीम है, ये सरकार द्वारा निर्माता को दी गई एक तरह की बिना ब्याज की क्रेडिट लाइन है। अच्छा, हाँ। सरकार कहती है कि आप माल ले जाइए, उत्पादन कीजिए और टैक्स का भुगतान बाद में महीने के अंत में कीजिए। वाओ, इससे तो निर्माता के पास कैश बचा रहेगा। एग्जैक्टली। इससे निर्माता के पास नकदी बनी रहती है, वो अधिक कच्चा माल खरीद सकता है, उत्पादन बढ़ा सकता है और अंततः देश का निर्यात बढ़ता है। तो ये महज एक प्रशासनिक बदलाव है, एक छोटा सा शिफ्ट जिसका सीधा और बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव होता है। बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। अब यहाँ से चर्चा को उस दिशा में मोड़ते हैं जहाँ ये स्थिर पूंजी निवेशित की जा रही है, यानी हमारा जो भविष्य का बुनियादी ढांचा है। मार्च 2020 में शुरू की गई जो पीएमई ड्राइव स्कीम थी, सरकार ने उसे 10,900 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर 2020 की किसी योजना को 2028 तक खींचना पड़ रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि ईवी अपनाने की जो गति सोची गई थी वो जमीन पर विफल हो गई है? मतलब क्या ये केवल एक ट्रेंड के पीछे पैसा बहाना नहीं है? इस विस्तार को विफलता के रूप में देखना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अच्छा। देखिए, कोई भी नई तकनीक जो होती है ना, वो वैली ऑफ डेथ या कह लें मृत्यु घाटी से होकर गुजरती है। वैली ऑफ डेथ? हाँ, मतलब वो समय जब शुरुआती अपनाने वाले जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन आम जनता तक तकनीक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बुनियादी ढांचा तैयार नहीं होता। सही कहा। आज समस्या ईवी की तकनीक नहीं है, बल्कि रेंज एंजाइटी है। लोग कार खरीदना चाहते हैं लेकिन चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त नहीं है। और स्टेशन तब तक नहीं लगेंगे जब तक गाड़ियां नहीं होंगी। एग्जैक्टली। ये एक डेडलॉक है। निजी कंपनियां तब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाएंगी जब तक पर्याप्त गाड़ियां न हो, और लोग तब तक गाड़ियां नहीं खरीदेंगे जब तक स्टेशन न हो। तो ये जो 10,900 करोड़ रुपए का फंड है वो उसी गतिरोध को तोड़ने के लिए एक ब्रिज या पुल का काम कर रहा है। ये पैसा बाजार को मतलब एक स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। समझ गया। और ये केवल सड़क परिवहन तक ही सीमित नहीं है। भारतीय रेलवे ने भी अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन सेट के ऑसिलेशन का सफल परीक्षण किया है। बिल्कुल। अब बैटरी इलेक्ट्रिक के इस दौर में हाइड्रोजन ट्रेन पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है, और ये ऑसिलेशन टेस्ट आखिर होता क्या है? ऑसिलेशन टेस्ट दरअसल किसी भी नए रेलवे प्रोटोटाइप की हाई स्पीड पर पटरियों के साथ स्थिरता की जांच है। ओके। ये सुनिश्चित करना कि ट्रेन तेज गति में या घुमावदार पटरियों पर अपना नियंत्रण न खोए। और जहां तक हाइड्रोजन का सवाल है तो देखिए, हार्ड टू अबेट क्षेत्रों के लिए एक सटीक समाधान है। हार्ड टू अबेट मतलब?
मतलब वे क्षेत्र जहां विद्युतीकरण बहुत मुश्किल है। हर सुदूर और पहाड़ी इलाके में ओवरहेड बिजली की तारें बिछाना आर्थिक और भौगोलिक रूप से संभव नहीं होता। सही बात है, पहाड़ों में काफी मुश्किल है। बिल्कुल। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक बार चार्ज होने पर लंबे दूरी तय कर सकते हैं और इनका जो बाय प्रोडक्ट है वो केवल पानी होता है। वाओ। ये ऊर्जा निर्भरता में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। मतलब हम जीवाश्म ईंधन के फॉसिल फ्यूल के आयात से दूर जा रहे हैं। और इन सभी तकनीकों को नियंत्रित करने के लिए एक मस्तिष्क की आवश्यकता है, राइट? IIM अहमदाबाद ने AI के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। जी, लेकिन यहाँ एक सवाल है, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में AI स्कूल क्यों? क्या ये काम IIT का नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, कोडिंग और एल्गोरिदम विकसित करना निश्चित रूप से तकनीकी संस्थानों का ही काम है। लेकिन उन एल्गोरिदम का समाज और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी नीतियां बनाना तो प्रबंधन का काम है ना। अच्छा, हाँ, ये तो है। अब जैसे भविष्य के लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग ग्रिड को किस समय कितनी बिजली देनी है, इसका निर्णय एक AI मॉडल करेगा। राइट। अब उस मॉडल की नैतिकता, उसका व्यावसायिक उपयोग और उसकी नीतियां, इन्हें समझने के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ प्रबंधन और नीति निर्माण के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। बहुत सही पॉइंट है। ये स्कूल ये सुनिश्चित करेगा कि भारत केवल AI का उपभोक्ता ना रहे, बल्कि इसके उपयोग के नियम भी खुद तय करे। यानी हम हार्डवेयर और उसे चलाने वाले सॉफ्टवेयर की नीतियां दोनों देश के भीतर ही तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब कोई देश अपनी तकनीकी और आर्थिक नींव को इस हद तक मजबूत करता है, तो उसका स्वाभाविक विस्तार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा में भी दिखता है। एकदम सही बात है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का भारत का पहला ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ रिफ्यूज बनना। जी। अब देखिए, भारत के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। इतने दशकों में मतलब हमारे पास एक ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ रिफ्यूज क्यों नहीं था? क्योंकि पोर्ट ऑफ रिफ्यूज बनना केवल एक बंदरगाह बनाने जितना सरल नहीं है। तो इसमें क्या जटिलता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यानी अनक्लॉज के तहत जब कोई जहाज समुद्र में किसी गंभीर आपात स्थिति में फंस जाता है, जैसे आग लग जाए, रिसाव हो या संरचनात्मक विफलता हो, तो उसे एक सुरक्षित जगह चाहिए होती है। अब किसी संकटग्रस्त जहाज को अपने बंदरगाह में आने की अनुमति देने का सीधा मतलब है पर्यावरण प्रदूषण का भारी जोखिम उठाना, जैसे कि तेल रिसाव, और उस जहाज की पूरी जिम्मेदारी लेना। ओहो, मतलब ये काफी रिस्की है। बहुत रिस्की है। इसके लिए विश्व स्तरीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, एक मजबूत कानूनी ढांचा और बीमा तंत्र चाहिए होता है। अब तक भारत इन जोखिमों को उठाने से बचता था, लेकिन अब पहला ऑपरेशनल पोर्ट ऑफ रेफ्यूज बनना ये दिखाता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है। ये समुद्री कूटनीति में मतलब एक बहुत बड़ा कदम है। क्या बात है। और इस बढ़ती हार्ड पावर का सीधा प्रतिबिंब वैश्विक मंचों पर भी दिखाई दे रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने जा रहे हैं। G7 दुनिया की सबसे धनी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक विशेष क्लब है जो वैश्विक नियमों को तय करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कूटनीतिक धुरी विकसित हो रही है। एक तरफ G7 जैसा अनुभवी और स्थापित नेतृत्व है, और दूसरी तरफ हमारे ठीक पड़ोस में नेपाल में भारी चुनावी समर्थन के बाद बालेन्द्र शाह ने सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। जी। साथ ही विश्व युवा संसद में भारत की प्रतिनिधि के रूप में स्तुति प्रधान का चयन हुआ है। जी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, इसे कैसे देखा जाए? इन दोनों परिदृश्यों का एक साथ होना भारतीय कूटनीति के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है। अच्छा। देखिए, G7 में उपस्थिति ये स्पष्ट करती है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु वित्त और AI रेगुलेशन जैसे मतलब बड़े मुद्दों पर एक नियम निर्माता या रूल मेकर के रूप में अपनी जगह पक्की कर रहा है। ये हार्ड पावर है। लेकिन ग्लोबल साउथ और हमारे पड़ोस में स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है।
नेपाल में बालेंद्र शाह का उदय, पारंपरिक राजनीतिक संरचनाओं के प्रति जनता की अस्वीकृति और युवा आकांक्षाओं का प्रतीक है। सही बात है। तो भारत के लिए केवल पश्चिमी देशों के साथ बड़े मंचों पर खड़ा होना ही काफी नहीं है। उसे अपने पड़ोसी में उभर रहे इस नए युवा नेतृत्व के साथ एक नई भाषा में संवाद करना होगा, जो अतीत के ऐतिहासिक बोझ से मुक्त हो। युवा संसद में जो प्रतिनिधित्व है वो इसी सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक हिस्सा है। यानी एक बेहद संतुलित कूटनीतिक चाल है, शेष पर बैठकर नियम बनाना और जमीन पर युवाओं के साथ जुड़ना। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा में जहां हमने 4% के लक्ष्य, AI, 10,900 करोड़ के EV फंड और G7 की बात की, द लांसेट की एक ताज़ा वैश्विक अध्ययन रिपोर्ट एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई सामने लाती है। जी, वो रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर या कहें मैटरनल मोर्टालिटी की समस्या अभी भी बनी हुई है और मजबूत स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर हम इसे उस नेशनल बैलेंस शीट के नजरिए से देखें, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, तो क्या ये एक बड़ा विरोधाभास नहीं है कि हम हाइड्रोजन ट्रेनें तो चला रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जन्म देते समय माताओं की मृत्यु को रोकने का बुनियादी ढांचा अभी भी संघर्ष कर रहा है? ये केवल एक विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये किसी भी राष्ट्र की स्टेट कैपेसिटी या राज्य क्षमता की सबसे बड़ी सीमा को उजागर करता है। देखिए, मातृ मृत्यु दर केवल एक मेडिकल समस्या नहीं है। तो फिर क्या है? एक सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, ताकि एम्बुलेंस समय पर पहुंच सके। अस्पताल में 24 घंटे बिजली चाहिए, प्रशिक्षित स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य है और समाज में महिलाओं के पोषण और अधिकारों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। यानी ये सब आपस में जुड़े हैं। बिल्कुल। सरकार के दर्जनों विभागों को एक साथ एक ही समय पर पूरी दक्षता के साथ काम करना होता है। AI या हाइड्रोजन तकनीक आयात की जा सकती है, लेकिन एक जटिल, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त जमीनी प्रशासन रातों रात आयात नहीं किया जा सकता। बहुत गहरी बात कही आपने। यही कारण है कि द लैंसेट की ये रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी है कि तकनीकी प्रगति और सामाजिक विकास के बीच की खाई पाटना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी सामाजिक विकास और समावेशिता की रक्षा के लिए अक्सर संस्थागत हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, सही कहा। इसका एक ताज़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल द्वारा ट्रांसजेंडर राइट्स अमेंडमेंट बिल के खिलाफ दी गई सलाह। पैनल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बिल समावेशिता और अधिकारों के संरक्षण के मामले में भेदभावपूर्ण था। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहाँ किसी राजनीतिक बहस में पढ़ने के बजाय इसके संवैधानिक तंत्र को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये चेक्स एंड बैलेंसेस या शक्ति के पृथक्करण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, विधायिका कानून बनाती है, हाँ। लेकिन न्यायपालिका या उसकी समितियां इस बात की समीक्षा करती हैं कि क्या वो कानून संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। विशेष रूप से समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों जैसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के मामले में यह सुनिश्चित करना कानूनी संस्थाओं का ही दायित्व है कि बहुसंख्यक द्वारा बनाए गए नियम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किसी भी प्रकार के संरचनात्मक भेदभाव का कारण न बने। संस्थाओं का यही स्वस्थ और स्वतंत्र स्वरूप ही एक जीवंत लोकतंत्र को आकार देता है। बिल्कुल। और ये जीवंतता केवल न्यायालयों या संसदों में नहीं, बल्कि समाज के अन्य क्षेत्रों में भी झलकती है। जैसे पत्रकारिता में विभिन्न श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों को रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स 2026 प्रदान किए गए हैं। और दूसरी ओर खेल के मोर्चे पर हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार समारोह में जहां गुरजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की, वहीं एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में भारत ने पोडियम फिनिश के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगर हम इन घटनाओं को आज की चर्चा के बड़े कैनवस पर रखकर देखें तो ये केवल सम्मान समारोह नहीं है। अच्छा, तो क्या है? देखिए, रामनाथ गोयन का पुरस्कार उस खोजी पत्रकारिता को मान्यता देते हैं जो उन व्यवस्थागत खामियों को
उजागर करती है, जिनकी वजह से द लैंसेट में छपने वाले आंकड़े पैदा होते हैं। एक स्वतंत्र प्रेस राज्य को जवाबदेह बनाता है। एग्जैक्टली। और खेल, चाहे वो गुरजन सिंह का योगदान हो या एशिया कप में मिली जीत, ये देश की ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी का प्रदर्शन है। ये समाज में उस अनुशासन और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है जो किसी भी रिजिलिएंट या लचीले राष्ट्र के लिए मतलब सबसे बुनियादी आवश्यकता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का वो 4% का गोल्डीलॉक जोन और सीबीआईसी की नीतियों से मिलने वाली कार्यशील पूंजी कैसे उस मशीन को ऊर्जा दे रही है जो भविष्य की ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोजन ट्रेनों का निर्माण कर रही है। बिल्कुल, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे यूनिक आइडेंटिफायर जैसी व्यवस्थाएं वित्तीय संक्रमण को रोक रही हैं और कूटनीति के मोर्चे पर G7 से लेकर पोर्ट ऑफ रिफ्यूज और पड़ोसी देशों में उभरते युवा नेतृत्व तक भारत एक नई वैश्विक भूमिका गढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच मातृ मृत्यु दर और अधिकारों के संरक्षण जैसे जमीनी मुद्दे हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्रीय विकास की इस मशीन का सबसे अहम हिस्सा यानी समाज का सबसे कमजोर वर्ग वो अभी भी पूरी तरह से इस व्यवस्था से जुड़ नहीं पाया है। सही बात है। अब आज के इस विस्तृत अध्ययन के अंत में एक ऐसा विचार जो इन सभी स्रोतों से निकलता है लेकिन एक बिल्कुल नए सवाल को जन्म देता है। आज हमने देखा कि एक ओर भारत अपने वित्तीय और तकनीकी तंत्र को, चाहे वो AI हो, ग्रीन एनर्जी हो या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हो, उसे दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों और G7 जैसे मंचों के साथ गहराई से प्लग इन कर रहा है जी। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जब एक विकासशील देश अपने शीर्ष स्तर के बुनियादी ढांचे को इतनी तेजी से हाइपर ग्लोबलाइज करता है तो क्या वो अनजाने में एक ऐसा ढांचा तो नहीं बना रहा जहां देश का शीर्ष 10% वर्ग तो हर वैश्विक झटके के लिए पूरी तरह रेजिलिएंट या लचीला हो जाता है लेकिन जमीन पर मात्र मृत्यु दर और बुनियादी अधिकारों से जूझ रहा बाकी का बड़ा हिस्सा और भी अधिक हाशिए पर चला जाता है। क्या ये तकनीकी और कूटनीतिक लचीलापन एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर रहा है या फिर यह दो अलग अलग भारत के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा है जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए अभी तक कोई योजना या तकनीक इजाद नहीं हुई है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जो भविष्य की हर नीति की कसौटी तय करेगा। अक्सर ये सवाल उठता रहेगा और इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं संपन्न होता है।